गोदराज कंप्लीट। तो बच्चों, वायरल डिजीज़ में आज हम खुर पका मुंह पका, फुट एंड माउथ डिजीज़ और रेबीज़ के बारे में आज विशेष तौर से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फुट एंड माउथ डिजीज़ को ले लेते हैं। इस रोग को या यह रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है। एफ्थाउज़ फीवर, एफ्थस नहीं, एफ्थाउज़ फीवर, पेंजूटिक अफ्था, वेसिकुलर अफ्था, खोराई इस्चियाई या कंटेजियस अफ्था, ये इन नामों से रोग जो है वो जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से जुगाड़ी करने वाले पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी व शुकरों में फिल्ट्रेबल विषाणु जनित अति संक्रामक रोग है, जिसमें तेज बुखार, मुंह खुर व कभी कभी ऐन तथा थन पर छाले पड़ जाते हैं। इस रोग में पशुओं की मृत्यु तो कम होती है, लेकिन जब अगर जानवर प्रेग्नेंट है, ब्याने वाला है, तो उसमें अबॉर्शन 100% होता है, पक्का होता है, इसमें कोई शक नहीं। कोई इक्का दुक्का को छोड़ करके पशु में मृत्यु कम होती है, लेकिन ठीक होने पर पशु के उत्पादन, दूध आदि की क्षमता पर बेहद असर पड़ता है। और ये भी डिपेंड करता है कि इसका जो है वो फोक्स बीमारी का किधर रहा। अगर लंग्स पे रहा तो सांस में प्रॉब्लम, दिक्कत आएगी आगे। पेंटिंग कहते हैं जिसको, पेंटिंग, हाँफना, तो पशु क्या है, हाँफता है, और गर्मियों में तो उसका बुरा हाल हो जाता है। और अगर ये अडर पे आ जाए तो दूध बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किधर जो है वो इसका रुख हुआ, कहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन जो है इसमें हुआ। यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक होता है। यह रोग 7 प्रकार से विषाणु, 7 प्रकार के विषाणु, ये स्ट्रेन है इसकी, ये स्ट्रेन है 7 प्रकार की, और अपने पास इंजेक्शन 5 प्रकार के ही हैं, शायद 3 और 1, 4 प्रकार के हैं। तो मैंने कभी आपको शायद पहले एक बार बताया भी था कि इस वैक्सीन का टीका लगाने के बाद में कभी भी हमें फार्मर को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने इस एफएमडी बीमारी से आपके पशु को रोगग्रस्त होने से बचा दिया। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी 7 स्ट्रेन है और उसमें से आपने इंजेक्शन 4 या 3 स्ट्रेन का लगा दिया, तो बाकी 2 या 3 स्ट्रेन हुई तो वो पशु मालिक जो है आपको कहेगा कि आपने मेरे पशु के टीका लगाया था और फिर भी इसके मुंह खरा गया। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है, नॉलेज होनी आपको, कि यह रोग 7 प्रकार के विषाणु हैं, जो स्ट्रेन है इसकी, AOC, एशिया 1, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। भारत में AOC व AS1 द्वारा यह रोग होता है। तो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 सभी उत्तक विषाणुओं द्वारा एफएमडी रोग के लक्षण तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक प्रकार के विषाणु से ठीक होकर दूसरे विषाणु से प्रभावित हो सकता है, अर्थात इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है। यही मैंने आपको पहले बताया कि भी एक के लिए, एक से एक के में पशु जो ठीक हो गया, तो दूसरे का अगर इन्फेक्शन है तो दूसरे से फिर दोबारा ग्रस्त हो जाता है। तो आपने कई बार जनरली में एफएमडी में देखते हैं, कुछ पशु 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं, कुछ 15 दिनों में, कुछ महीना, और कुछ लंबा समय ले लेते हैं ठीक होने में। तो उनके अंदर क्या होता है कि एक विषाणु के ठीक होने पर दूसरा विषाणु जो है वो उस पर अटैक करता है, असर। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता एक के प्रति बनी, दूसरे के प्रति बनने में टाइम, तीसरे के प्रति बनने में टाइम, जब तक समय लगता है तो ये जो है रोग लंबा खिंच जाता है। कई बार ऐसा फील्ड में देखने को मेरे को मिला।
रोग का फैलाव, ट्रांसमिशन, रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से, वायु, गोबर, पेशाब, बिछावन के माध्यम से, दुधारू पशुओं के ग्वाले जो दूध निकालते हैं, वो एक दूसरे गाय को जब दूध निकालते हैं तो एक के पास गए, दूध निकाला तो वहाँ से इन्फेक्शन लिया, दूसरे में लगा दिया जब दूसरे पशु का दूध निकाल लेना। दूषित चारा, पानी, झूठा आहार, बर्तन आदि के माध्यम से भी ये रोग होता है। इसके लक्षण, सिम्टम, इस विषाणु का साधारण स्थिति में इनक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन तक होता है। इस रोग में पशु की तुरंत मृत्यु नहीं होती। अगर बाद में अगर किसी कारण से होती है तो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन से होती है, लेकिन इससे एफएमडी से पशु नहीं मरता। इस रोग में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और इवन ज़्यादा भी कई बार टेम्परेचर देखने को मिला है। अब इसके जो खास लक्षण है उसमें मुंह से लार बढ़ने लगती है, साथ ही होठों से चपचपाहट की आवाज़ आती है। जानवर चप चप करके जो है वो जीभ को जब हिलाता है, मुंह को, होठों को हिलाता है तो इस तरह की आवाज़ आती है चप चप की। ये लिखा है इसमें, चपचहाट की बात। और मुंह से लार जो है वो लगातार गिरती रहती है, लार बढ़ने लगती है। 24 घंटों में छाले फूटकर लार धब्बेदार अल्सर हो जाता है, जख्म, गालों, जीभ, होंठ, तालू एवं मसूड़ों पर हो जाते हैं। छाले पड़ने के समय मुंह से धागे की भांति की लार बहती है जो टूट टूट कर जमीन पर गिरती है। ये इसका विशेष लक्षण है। लार जो है वो टूट करके नीचे गिरेगी, लंबी लार नहीं एकदम से, जैसे कोई बहुत लंबी जो है वो नीचे की तरफ खींची हुई हो, ऐसा नहीं होता। लार आई, टपकी, थोड़ी सी बड़ी और टूट करके नीचे गिर गई। मुंह के छालों के कारण रोगग्रस्त पशु चारा दाना भी नहीं खा पाता। सुअर में ये थूकने नहीं, ये नथुने, बस स्नाउट पर भी छाले हो जाते हैं, नथुने, ये थूकने लिख रखा है इसमें, इसको ठीक कर लें। खुरों में, ये तो मुंह के लक्षण थे, क्योंकि मुंह पक्का खुर पक्का नाम है तो ये मुंह तो पक गया, मुंह पके के ये लक्षण है। और खुर पक्का क्या है, कैसे होता है? पैरों के बीच में इंटरडिजिटल स्पेस, डिजिट होता है, आपने देखा 2 डिजिट होते हैं, उनके इंटरडिजिटल स्पेस यानी कि उसके बीच में, वह कोरोनेट यानी कि जो हार्ड सतह से सॉफ्ट सतह को जोड़ता है ऊपर, वो स्पेस, वो जगह, कोरोनरी बैंड के पास उससे ऊपर जो चमड़ी है वो जो है वहाँ पर ये इस प्रकार के छाले वेसिकल बनकर बाद में फूट जाते हैं तथा घाव हो जाता है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है, दर्द होता है। उक्त घावों के कारण पशु को चलने फिरने व खड़े होने में दिक्कत होती है। कई बार तो घावों में मैगेट, कीड़े भी पड़ जाते हैं तथा खुर का बाह्य कठोर आवरण, हॉर्न, वो उतर जाता है। ये भी कई केसों में देखा है, जब ये लंबे समय तक चलता है तो बाह्य कठोर आवरण, खुर, वो जो खुरी उतर जाती है और ये बड़ी दिक्कत हो जाती है पशु के, और उसको पट्टी करने संभालने में ये देखा गया है फील्ड के अंदर, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ये। आयन व थन पर भी कभी कभी इस रोग के छाले हो जाते हैं, जिसमें थनैला रोग, मैस्टाइटिस हो जाता है। ट्रीटमेंट इसका, इस रोग का कोई विशेष उपचार नहीं, सिर्फ जो है लक्षणों पर आधारित होता है। ये उपचार पर आधारित लिख दिया इसने। ये सिर्फ लक्षण जो हैं, सिम्टोमेटिक, जो सिम्टम आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक इसका ट्रीटमेंट होता है। इसको लक्षण आधारित कर लें, सिम्टोमेटिक आधारित कर लें, ये उपचार काट लें। मुंह के छालों के लिए तो रोगग्रस्त पशु के मुंह को निमन एंटीसेप्टिक घोल से धोना होता है। लाल दवा का घोल जो है वो आप 1 से 2% बना करके उससे घोल सकते हैं। ये 1 से 2% आपका फार्मेकोलॉजी में दिया हुआ है। फिर इसी तरह से फिटकड़ी का घोल बना करके आप उसको वॉश कर सकते हैं। अब है खुर और पैरों के छालों को क्या करना है। पैरों को 1% फिनाइल
या डेटोल के घोल से अच्छी तरह से धोना है। और धोने के बाद में बिटाडीन, पोविडीन, स्किन एंटीसेप्टिक स्प्रे जैसे लोरेक्जोन स्प्रे या टॉपिकल स्प्रे या टॉपिक्योर, एक ही बात है, ये आदि छिड़क दें। इनके छिड़काव से क्या होगा, लोरेक्जोन, टॉपिकल स्प्रे और इससे क्या है, इसमें फ्लाई रिपेलेंट होता है। इसके अंदर फ्लाई रिपेलेंट जो मेडिसिन डाली जाती है, जब आप इसको उस पर लगा देते हैं तो उसके नज़दीक मक्खी नहीं आती, मक्खी बैठती नहीं है, तो उसमें मैगट्स जो है उस वुंड में बनने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, जिससे घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है तथा पशु को मक्खियाँ परेशान भी नहीं करती। थन को 2% बोरिक एसिड घोल से धोएं। एंटीसेप्टिक ट्यूब लगाएं, जैसे टेरामाइसिन या जेंटामाइसिन नाम से ये ऑइंटमेंट आती हैं। पशु को मुंह में छाले व घाव होते हैं, अतः पशु को ये खास ध्यान रखने वाली बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पशु को नरम पत्तों वाला हरा चारा, चावलों का चूरा, गुड़ आदि कोमल आहार दें। और उसको सबसे बड़ी बात है, ये जो नई निकली हुई तूड़ी होती है, इसको तो कभी नहीं दें, क्योंकि उसके अंदर बड़े तीखे इस तरह के त्रिशूल टाइप से बने हुए होते हैं। वो जब जानवर खाता है तो वो उसमें उसके जो है घाव में चुभ जाते हैं। कई बार फील्ड के अंदर देखा है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको साफ़ करना, उनको निकालना। छोटे छोटे होते हैं। नई जो तूड़ी आती है उसमें बाली के ऊपर बारीक से कांटे नुमा एक इस तरह का तीखा उसमें होता है बाली के, वो जब तूड़ी में आ जाता है, नई में जनरली, पुरानी तूड़ी में तो ये कम से कम बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन नई में बिल्कुल उसी तरह होते हैं। तो नई तूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं डालनी, और हो सके तो तूड़ी बंद करें और हरा चारा उसको डालें। पशु को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, ये मैंने आपको बताया था कि ये वायरल के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए पशु को होता है। सिर्फ एंटीबायोटिक जो है वो आप कोई भी इंजेक्शन लगावें, टेरामाइसिन LA लगा दें ताकि 2-3 दिन कंटिन्यू चल जाएगा। जेंटामाइसिन, एनरोफ्लॉक्सासिन, विट्रोकोफोल, B1, B6, B12, बेलामिल व B कम्प्लेक्स आदि। तो ये इंजेक्शन तो हमें, ये एक स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ है, ये स्पोर्ट है ट्रीटमेंट को, ये ट्रीटमेंट नहीं है, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है। उसके इलाज में ये काफ़ी सहायक बनेंगे, ये ज़रूर देने चाहिए। पशु को कम से कम चलावें फिरावें और आराम अधिक देवें, और सॉफ्ट जगह पर बांधें। ये ध्यान रखें, पक्की जगह पे नहीं बांधें उसको, सॉफ्ट जगह यानी कि नीचे उसके बिछावन हल्का कोई इस तरह का दें। या रेत जो है, अगर सबसे बढ़िया है सैनिटाइज्ड रेत रोज़ाना अगर उसके अंदर डाली जाए, चेंज की जाए, तो ये सबसे बड़ा सॉफ्ट जो है उसके लिए बेड होता है। बचाव के उपाय, कंट्रोल, पशुओं में प्रतिवर्ष नियमित रूप से टीकाकरण करावें। यह रोग महामारी के रूप में फैलता है, रोगी पशु को स्वस्थ पशु से तुरंत अलग करें। रोगी पशु को बांध कर रखें, चारागाहों पर नहीं चरावें। खेली, तालाब, पोखरों में पानी नहीं पीने दें। पशु सूखे स्थान पर बांधें, कीचड़, गीली व गंदी जगह नहीं बांधें। रोगी पशु को संभालने वाले व्यक्ति को बाड़े से बाहर आने पर हाथ पैरों को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जहाँ जहाँ रोगी पशु की लार गिरती है वहाँ पर कपड़े धोने का सोडा, चूना इत्यादि डालते रहना चाहिए। तब इसमें खास जो बात है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने, ये कंप्लीट पूछी जा सकती है। और इसकी वैक्सीन तो हर हाल में पूछा जाएगा कि कौन कौन सी वैक्सीन है और इसकी कैसे वैक्सीन किया जाता है, रिपीट कब किया जाता है। तो ये जो वैक्सीन है ये आपने बड़े ध्यान से सुननी है और इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। FMD वैक्सीन आती है हेक्स्ट की। FMD वैक्सीन के नाम से खुराक डोज फॉर कैटल एंड बुफेलो 10 ml सब कट, बछड़े को 1 से 3 माह की उम्र पर 10 ml सब कट तथा पुनः 6 माह की उम्र पर रिपीट करना है, और शीप गोट में 5 ml सब कट लगाना है। तो ये 6 माह पर आपको फिर रिपीट करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। FMD BAF कंपनी की आती है, यो थी हेक्स्ट कंपनी की, ये BAF कंपनी की है। वैक्सीन फॉर कैटल बुफेलो, खुराक डोज 10 ml सब कट, 5 ml फॉर शीप एंड गोट सब कट। रक्षा रब की जो है आती है
बायोवैक के नाम से रक्षा की, FMD एंड HS दोनों की, FMD ये खुरपका मुंहपका और HS हेमरेजिक सेप्टिसिमी दोनों की, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन के नाम से ये है, ऑयल में बनी हुई। डोज 3 ml फॉर कैटल सबकट इंट्रामस्कुलर, 3 ml फॉर कैटल सबकट, 1 ml फॉर शीप एंड गोट सबकट। विधि: प्रथम टीका 1 माह की उम्र पर लगाना है, दूसरा टीका 4 महीने की उम्र पे, और फिर इसके बाद में प्रति 6 माह ये आपको रिपीट करनी है। ये डोज के रिपीट आपको बड़ा पता होना चाहिए, अदरवाइज एक बार आपने टीका लगा दिया, आपने कह दिया उसको कि आपका जानवर को वैक्सीन कर दिया है, अब आप एक बार निश्चित हो जाएं साल भर के लिए, तो ये गलत है। इसको 6 माह पे रिपीट करना, और इनको 1 महीना और फिर इस पर दूसरा टीका 4 महीने पे और फिर 6 महीने के बाद, और हर 6 महीने में रिपीट करना। इसी तरह से रक्षा का ये ट्राईवैक आता है, ये तीनों वैक्सीन है इसमें, HS, BQ एंड FMD, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है ये भी। डोज 3 ml फॉर कैटल है सबकट, 1 ml फॉर शीप एंड गोट सबकट है। तो इसका भी प्राइमरी वैक्सीन पहला 4 महीने पे, बूस्टर डोज यानी कि 2 से 4 वीक बाद में इसको बूस्टर डोज दी जाती है, और रीवैक्सीनेशन जो है वही 6 महीने पे, 6 मंथली आपको करना है, ये आपको खास तौर से ध्यान करना है। तो ये रेबीज के बारे में, ये FMD के बारे में हुआ। अब हम आज एक और डिजीज़ जो है रेबीज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, रेबीज। इस रोग को निम्न नामों से जाना जाता है। हिड़काव, ये तो रेबीज है ही, हिड़काव तो। दूसरा इसका नाम, इसने जला टांका नहीं कहते, इसको जलांतक कहते हैं, जलांतक लिख लेना इसको, ये जला टांका नहीं है, जलांतक। जलांतक का मतलब होता है जल से डरना, पानी से डरना, जलांतक। हाइड्रोफोबिया कहते हैं ह्यूमन बीइंग में। उसके बाद में इसका नाम लाइसा, क्योंकि ये लाइसा वायरस है, इसलिए इसका नाम लाइसा, लाइसा बॉडीज वायरस। ये उसमें ब्रेन में मिलती है जब पोस्टमार्टम करते हैं तो इसे लाइसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैड डॉग, पागल कुत्ते के नाम से इस बीमारी को जानते हैं, और मनुष्यों में इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये जूनोटिक डिजीज़ है, जब ये आदमी में हो जाती है तो इसको रेबीज नहीं, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यह एक अत्यंत प्राणघातक, संक्रामक, लाइला, जानलेवा, कुत्ते, गीदड़, बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गिलहरी, चमगादड़ आदि में जंगली मांसाहारी जानवरों के काटने से गर्म खून वाले पशुओं व मनुष्य में होने वाला विषाणु जनित जूनोटिक रोग है, जिसमें रोग होने पर रोगी के व्यवहार में बदलाव, अधिक उत्तेजित, पागलपन, लकवा, पक्षाघात होकर मृत्यु का शिकार हो जाता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए आपको फील्ड में रहते हुए इससे बहुत ही चेतन अवस्था में रहना है। जल्दी से ऐसे केस को हैंडल नहीं करना, एक्सपर्ट एडवाइस लिए बगैर ऐसे जानवर के पास में आपने नहीं जाना। ये जो लक्षण हैं वो आप इसको अच्छी तरह से समझें। अब इसका कारण जो ये कहते हैं कि ये रेब्डो वायरिडी लाइसा नामक न्यूरोट्रोपिक वायरस, न्यूरोट्रोपिक वो वायरस होता है जो नर्व पे ट्रेवल करता है और नर्व को डैमेज करता है। न्यूरोट्रोपिक वायरस विषाणु है। यह विषाणु पशु के काटने के स्थान से नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। ये देखिए लिख रखा है इसने। वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक तंत्र द्वारा पशु के अन्य अंगों में, जैसे लार ग्रंथियाँ, लैक्रिमल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, वृक्क, एड्रिनल एवं अन्य एवं ऐन तक, अडर तक ये पहुंच जाता है। यह विषाणु सबसे अधिक मात्रा में रोगग्रस्त पशु की लार में, अंडरलाइन कर लेना, तथा सबसे कम मूत्र में व दूध में पाया जाता है। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अंडरलाइन कर लेना। कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि मेरे पशु के ये हिड़किया हो गया था कि इसका दूध पीऊँ या ना पीऊँ, तो ये दूध में ये आता है, ये ध्यान रखें। और ये आगे इसका हल भी इन्होंने बताया है कि ये विषाणु हल्की सी गर्मी से मर जाता है। भारत में सभी दूध गर्म करके पीते हैं, इसलिए रोगी पशु के दूध द्वारा फैलने के कम आसार रहते हैं।
लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि भी दूध आप पी सकते हो, और अगर उसने कच्चा दूध पी लिया और उसके अंदर कहीं जख्म हुआ तो समझ लो कि आपने उस व्यक्ति को मृत्यु दे दी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूध में ये आता है, लेकिन उसको एडवाइज करें कि उस दूध को बॉयल किए बगैर वो घर में इस्तेमाल नहीं करें। ये बड़ा ज़रूरी हिदायत है उसके लिए। और हो सके तो उसको अवॉइड कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है तो 5 दिन के दूध में कोई ऐसा बड़ा नहीं कुछ होने वाला, अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी ने बॉयल करके पी लिया और उसको 3-4 दिन के बाद में सिम्टम का पता, तो उसको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको डराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप तुरंत भागो और अब आप टीके लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गर्म करके दूध पिया है तो ये विषाणु खत्म हो जाता है। ये विषाणु 2 प्रकार का होता है, एक तो स्ट्रीट वायरस है खुला, और एक है फिक्स वायरस, ये फिक्स किया हुआ है। तो स्ट्रीट वायरस वह विषाणु जो प्राकृतिक रूप से होता है, इसकी घातकता अलग अलग होती है तथा इनक्यूबेशन अवधि भी अलग अलग होती है, क्योंकि ये विषाणु प्राकृतिक रूप में होता है। फिक्स वायरस, इस विषाणु स्ट्रीट वायरस को, ये जो ऊपर है, यदि 50 बार खरगोश के मस्तिष्क में एक के बाद एक लगातार प्रयोगशाला में इंजेक्ट करके दिया जाता है, इस वायरस में ऐसी क्षमता आ जाती है कि ये वायरस ठीक 7 दिन बाद खरगोश को मार देता है। फिक्स वायरस, ये इसको लगातार प्रयोगशाला में खरगोश के मस्तिष्क में एक के बाद एक लगातार 50 बार जब इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस वायरस में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वायरस ठीक 7 दिन में खरगोश को मार देता है। इस प्रकार के वायरस को फिक्स्ड वायरस कहते हैं। सिम्टम, अब ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और कुछ इसमें नहीं याद ना करें तो ये अवश्य पक्का याद होने चाहिए। सिम्टम ये जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड का मेन जो है वो घातक रोग है। ये रोग इनक्यूबेशन अवधि पशु के काटने के स्थान पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन कब तक ये शांत रहता है बॉडी में, ध्यान से सुनना। ये पशु के काटने के स्थान पर जो पशु जो है रेबिड है, इड़काया हुआ है, उसने जो स्वस्थ पशु के कहाँ काटा, इस पे डिपेंड करता है। जितना ब्रेन के नज़दीक काट लेगा उतना जल्दी बीमारी फैलेगी। मुंह पे के नज़दीक काट लिया, आंख पे काट गया, तो ये नहीं है कि वही इनक्यूबेशन पीरियड रहेगा। अब एक पशु के पैर से पिछले पैर पर काट दिया तो पिछले पैर से ब्रेन तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन आंख या नाक पे काट लिया तो ब्रेन तक ये जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए इनक्यूबेशन पीरियड जो इनके इस पे निर्भर करता है, अर्थात जितना मस्तिष्क के नज़दीक काटता है इनक्यूबेशन पीरियड उतना ही छोटा होगा। गाय भैंस घोड़े में 4 से 8 सप्ताह, भेड़ शुक्र में 3 से 6 सप्ताह, मनुष्य में 14 से 90 दिन, और कुत्ते में 3 से 6 सप्ताह, कभी कभी 1 वर्ष भी इसमें देखा गया है। उसके बाद भी इसके सिम्टम देखे गए आ जाते हैं। ये रोग 2 प्रकार के सिम्टम हैं, इसमें अलग अलग 2 प्रकार के सिम्टम आते हैं इसमें। पहला है प्रचंड रूप, फ्यूरियस फॉर्म, अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव हो जाता है। आपने देखा होगा जनरली यही फॉर्म देखने मिलती है, कुत्ता इधर उधर दौड़ता है, काटता है, भागता है, ये फ्यूरियस फॉर्म है उसकी। और एक होती है मूक रूप, यानी कि डम, आराम से चुपचाप बैठा रहता है, डम फॉर्म। अब कहीं कुत्ता आराम से बैठा है, हम ये समझ लें कि वो रैबिड नहीं है, तो ये हमारा भ्रम अब आज से निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुत्ता अगर आराम से बैठा है और वो जो है रैबिड नहीं है और हम उसके पास चले जाए और वो खा जाए, ऐसा नहीं है। ये इस भ्रम को हटाएं, क्योंकि ये 2 तरह की इसकी फॉर्म है और पहली हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली में क्या क्या सिम्टम आते हैं। इस प्रकार के रोग की स्थिति में पशु का व्यवहार एकदम बदल जाता है। पहला, पशु मालिक का कहना नहीं मानता, पशु की आवाज़ बदल जाती है, वह बार बार चिल्लाता है और रंभाता है। पशु एक गांव से दूसरे गांव में एमलेस सीधा चलता है, एमलेस सीधा चलेगा, आगे दीवार आ गई तो टकरा जाएगा, एमलेस सीधा चलता है। कभी कभी तो 45 किलोमीटर तक बराबर चलता जाता है, ये नोट किया गया। अगर आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया तो 45 किलोमीटर तक सीधा चलता रहता है।
पशु के लार गिरने लग जाती है। अब ये लार जो है, इस लार में और एफएमडी की लार में, ये लार जो है लंबी, आगे इसका करेंगे वर्णन। लार गिरने लग जाती है। पशु मक्खियों आदि को भी हवा में पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे फ्लाई बाइट कहते हैं। ये मक्खी को काटता है, जो मक्खी सिर पे बैठती है उसको उसकी तरफ मुंह करके काटता है। पशु अखाद्य वस्तुओं, पत्थर, लकड़ी, घास आदि को चबाने काटने लग जाता है। पशु लड़खड़ाकर चलता है। पशु की ग्रसनी मांसपेशियाँ जैसे फेरेंजियल मसल्स व कंठस्थ अथवा कंठ की मांसपेशियाँ फेरेंजियल और लेरेंजियल मसल का लकवा हो जाता है, जिससे पशु बाल्टी आदि में मुंह को पूर्ण डुबो तो देता है, परंतु पानी को पी नहीं सकता तथा भोजन निगल नहीं सकता। अंत में इसी लकवे के कारण पशु भौंकना भी बंद कर देता है। तो अभी हमने पीछे इसके नाम भी इसका पढ़ा। हमने नाम इसका पीछे हमने देखा था, जलांतक। मैंने अभी आपको बताया भी था, पानी से डरना। एक्चुअल में तो ये पानी के पास ही नहीं जाता, लेकिन कभी अगर चला भी जाता तो इसे पिया नहीं जाता, तो यहाँ उसको निगल नहीं सकता, तो फिर कह देते हैं कि पानी से डरता है, तो इसलिए इसको जलांतक भी बोल देते हैं। अंत में इसी लकवे के कारण पशु भौंकना बंद कर देता है। पशु का लैंगिक रूप यानी सेक्सुअली उत्तेजित हो जाता है। मादा पशु ताव में स्ट्रेस में नहीं होते हुए भी ताव जैसे लक्षण दिखाती है, तथा नर पशु सभी पशुओं पर माउंट करने लग जाता है। पशु का निचला जबड़ा लटक जाता है, जीभ बाहर आ जाती है, जमीन पर गिर जाता है, तथा पशु के मांसपेशियों में लकवा होने के कारण कुछ भी खा पी नहीं सकता। पशु को श्वास लेने में दिक्कत होती है और अंत में रोगी पशु मर जाता है। तो ये फ्यूरियस फॉर्म के लक्षण थे। अब है डम फॉर्म के, मूक फॉर्म। इसमें पशु अंधेरे में चुपचाप बैठा रहता है। ये ध्यान देने वाली बात है। नीचे जबड़े की मांसपेशियों के लकवा होने के कारण निचला जबड़ा नीचे लटक जाता है तथा लार अत्यधिक मात्रा में गिरती है। ये ध्यान रखें, इसमें और उसमें फर्क है। लार अत्यधिक मात्रा में गिरती है। जीभ भी बाहर लटक जाती है। पशु आवाज़ बहुत कम करता है। पशु बैठा बैठा ही काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने को भागता है। जैसे उसको ये लगता है कि यहाँ मक्खी है, तो वो उधर एकदम से अपना जो है वो मुंह फैलाएगा। स्नैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पैरालाइसिस के कारण पशु गिर जाता है। भूख प्यास व सांस में दिक्कत होने के कारण करीब 7 दिवस में पशु मर जाता है। मनुष्यों में व्यक्ति अपनी तस्वीर पानी में देखकर डरता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मनुष्यों में हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी में जब अपनी तस्वीर देखता है तो वो डर जाता है। डायग्नोसिस। पागल पशु के काटने की हिस्ट्री से पता लगाना है। प्रयोगशाला में रोगी पशु के मस्तिष्क की कोशिका, अंडरलाइन करें इसको, प्रयोगशाला में रोगी पशु के जब इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में निग्री बॉडीज का पाया जाना, निग्री बॉडीज का पाया जाना, निग्री बॉडीज का पाया जाना, ये इसमें विशेष कन्फर्मेशन है इसका। ट्रीटमेंट। रोगी पशु की मृत्यु निश्चित है, अतः रोगी पशु को दूर अलग बांध दें। कंट्रोल। कुत्तों की नसबंदी करें ताकि श्वान नस्ल की वृद्धि ना हो। पालतू कुत्तों, बिल्ली आदि के प्रत्येक वर्ष एंटी रेबीज वैक्सीन करावें। कोई कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, यहाँ तक कि चूहा आदि भी काट ले तो उसे मारे नहीं। 21 दिन निगरानी रखें। कहते हैं ना कि ध्यान रखो, अगर ये कुत्ते ने काटा है, अगर ये 21 दिन तक जिंदा रहा तो टीके लगवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये 21 दिनों के अंदर मर गया तो समझो फिर आपको टीका लगवाना पड़ेगा। तो ये आम तौर से गांव में डायग्नोज कर लेते हैं। यह देखें कि क्या पशु जिंदा है या मर गया। यदि पशु 21 दिन में लक्षणों को दिखाते हुए मर जाता है तो टीकाकरण फिर अवश्य करवाना जरूरी हो जाता है। रोगग्रस्त पशु मर जाए तो उसे चूना आदि डालकर गहरे खड्डे में गाड़ दें, यहाँ तक कि उसकी बिछावन आदि भी गाड़ें अथवा जला दें। रोगी पशु के संपर्क में आए सभी उपकरणों को गर्म पानी से धोएं। रोगी पशु कुत्ता, बिल्ली काट लेता है तो घाव पर तुरंत लाल दवा के दाने अथवा कार्बोलिक एसिड लगा दें, यानी कि बर्न करें उसको।
कार्बोलिक एसिड भी बर्न करेगा और ये स्ट्रॉन्ग जो पीपी वो भी बर्न करेगा। अब इसमें टीकाकरण, ये जो इंजेक्शन है ये याद करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलिक बचाने के लिए। पहले जो टीकाकरण करवा लिया जाए तो अच्छा रहता है। तो पहला है रेबीसिन, खुराक डोज सभी पशुओं में 1 ml सबकट। काटने के दिन से, काटना का दिन 0 हो गया, फिर 3, 7वें, 14वें, 30 और 90 दिन, ये इसके ये जो इंजेक्शन है 6 इंजेक्शन यानी कि ये लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं। इनको बीच में एक लगाने पर भी नहीं छोड़े, 2 पे भी नहीं छोड़े, ऐसा नहीं करें। इनकी पूरी जो है वो आपको डोज देनी आवश्यक है। बायोमेड खुराक डोज सभी पशुओं में 1 ml इंट्रामस्कुलर 7 दिन लगातार लगानी है। IVRI पुणे का BPL इनएक्टिवेटेड एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी एक्टिवेटेड है ये, एंटी एनी नेकेट नहीं है, एन को वी करो, इनएक्टिवेटेड एंटी रेबीज वैक्सीन खुराक डोज गाय भैंस में 10 ml सबकट फॉर 14 डेज 14 दिन तक। बछड़े भेड़ व बकरी सूअर में 4 ml सबकट फॉर 7 डेज। कुत्ते बिल्ली में 2 ml सबकट 7 दिन। अब रक्षा रब की जो है, जो आम ये प्रचलित है, यही ज़्यादातर यूज़ की जाती है फील्ड में, ये यूज़ करते थे। बचाव होती हेतु सभी पशुओं में 3 वर्ष की उम्र के बाद 1 ml सबकट, पुनः 1 ml सबकट 28 दिन बाद। ये बूस्टर डोज लगानी है। अगर प्रोफाइलेक्टिक लगानी है आपको तो 1 ml सबकट लगाने के बाद में दूसरा 1 ml जो सबकट 28 दिन के बाद लगा के उसको छोड़ दें। ये एनुअल वैक्सीनेशन लगभग हो गया। लेकिन अगर पोस्ट बाइट है, ये पहले थी, ये प्री बाइट है, ये पोस्ट बाइट है। रोगी पशु के काटने के बाद सभी पशुओं में खुराक डोज 1 ml सबकट, पुनः 1 ml सबकट, सॉरी काटने के बाद सभी पशुओं में 1 ml सबकट, ये 0 हो गया, पहला दिन है ये 0, 3, 7, 14, 21 व 90 जो ऊपर दिखाए गए हैं। सेम जो है इसी तरह से 6 इंजेक्शन जो है आपको लगाने हैं। इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो कोताही नहीं करनी, और ये जूनोटिक है इसलिए आपने बच के रहना है। तो आज के हमारे 2 जो है वो डिजीज़ हमने कवर किए हैं, FMD और रेबीज़। तो ये दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको बड़े ध्यान से पढ़ें और ध्यान से याद करें। थैंक यू वेरी मच।